नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान के सुप्रीम लीडर रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई की तकरीर शिया समुदाय ही नहीं, मुस्लिम जगत के सभी फिरकों और मुल्कों में गूंज रही होगी। इस तकरीर के जरिए चारों तरफ से जंग के हालात से घिरे ईरान ने अमेरिका को भी खुलकर ललकारा है और इसराइल को फिर से चुनौती दी है कि दोबारा हमला हो सकता है। खामेनेई ने कहा कि सभी इस्लामिक देशों को एकजुट हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है और वो इसराइल है। अफगानिस्तान से लेकर यमन तक और ईरान से लेकर गजा तक और लेबनान तक इसराइल ही हमारा दुश्मन है। इसराइल मुसलमानों को बांट रहा है, लेकिन उससे लड़ने के लिए सभी को एक साथ आगे आना होगा। खामेनेई ने कहा कि इसराइल हमास या हिजबुल्लाह से सामने से नहीं लड़ सका, इसलिए बम गिरा रहा है, नागरिकों को मार रहा है और हत्याएं कर रहा है। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में जमा लोगों का जुनून यह बता रहा है कि ईरान की जनता इसराइल से जंग के लिए तैयार है। मुसल्ला नमाज पढ़ने की जगह को कहते हैं। क्या इस तरह से नेतन्याहू पब्लिक के बीच आकर अपना समर्थन जाहिर कर सकते हैं, जैसा आज खामेनेई ने किया? ईरान की न्यूज एजेंसी ने ड्रोन कैमरे से ऊपर से दिखाया ताकि अंदाजा मिल सके कि खामेनेई का ईरान की जनता में कितना प्रभाव है और जनता उनके साथ है। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए आए थे। 5 साल में पहली बार अयातुल्लाह खामेनेई ने जुमे की नमाज में खुतबा दिया है। 1985 में जब खुतबा दे रहे थे तभी सुसाइड बॉम्बर ने उन पर हमला कर दिया। केवल 3 मिनट के लिए रुके और उसके बाद खुतबा देने लगे। 85 साल की उम्र में खामेनेई ने सबके सामने आकर उस पुरानी याद को भी जिंदा कर दिया। ईरान की तरफ से इस वीडियो का प्रसार पूरी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। जाहिर है वो अपने समर्थकों में उत्साह पैदा करना चाहता है कि रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई कहीं छिपने नहीं गए हैं। 85 साल की उम्र में बाहर आकर खामेनेई ने उन खबरों को नकार दिया जिनमें बताया जा रहा था कि इसराइल के हमले से बचने के लिए उन्हें सुरक्षित जगह पर छिपा दिया गया है। यह एक तरह से चुनौती भी है कि हम किसी से नहीं डरते, जान की परवाह भी नहीं करते। 2020 में जब ईरान के सेनाध्यक्ष कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने बगदाद में ड्रोन से मारा था, उस समय रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। उसके बाद हिजबुल्लाह के सबसे बड़े सैनिक कमांडर हसन नसरल्लाह के लिए प्रार्थना सभा को संबोधित किया, खुतबा दिया। दोनों ही मौकों पर खामेनेई की सार्वजनिक उपस्थिति ईरान और लेबनान के लिए काफी महत्व रखती है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी। उसके बाद से ईरान शांत नजर आ रहा था, लेकिन आज ईरान के तेवर आक्रामक हो गए। खामेनेई का संबोधन फारसी में था। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान फिर से हमला करेगा। इसराइल ने जो किया है उसके लिए बहुत मामूली सजा दी गई है। एक तरह से खामेनेई ने अपने हमले के फैसले का बचाव किया। तेहरान की इस भव्य मस्जिद में जमा लोगों को संबोधित करते हुए खामेनेई ने कहा कि इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप। इस इलाके के पिछड़ेपन का जिम्मेदार इसराइल है। जो देश कहते हैं शांति लानी है, वही इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या है। खामेनेई ने यह भी कहा कि इसराइल अमेरिका के समर्थन के दम पर जिंदा है और यह भी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। इसराइल को बार बार ज़ायनिस्ट कहते रहे। अमेरिका इन इलाकों में सरकारें पलटकर यहाँ की संसाधनों पर कब्जा जमाना चाहता है। ईरान जल्दी में भी नहीं है, ना ढीला पड़ गया है। समय आने पर राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व मिलकर तय करेंगे कि क्या करना है। खामेनेई ने इससे पहले अपने कई ट्वीट में इसराइल को बार बार ज़ायनिस्ट लिखा है। वे धर्म का रूप देते रहते हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह नहीं भूलेगा कि इस आतंकवादी हमले का आदेश न्यूयॉर्क से जारी किया गया। अमेरिका ज़ायनिस्टों के साथ सहयोग करने से खुद को आजाद नहीं कर पाता है। 1 साल से मध्य पूर्व के देशों में जंग के हालात हैं, लेकिन पहली बार जनता के बीच जाकर किसी ने इसराइल को ललकारा है। यह घटना अरब देशों को भीतर से बेचैन करेगी। वो इसका अंदाजा लगाएंगे कि उनकी जनता किस हद तक ईरान के प्रभाव में आ सकती है। वैसे गजा युद्ध के समय अरब देशों में कई जगहों पर इसराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में बड़े बड़े प्रदर्शन तो हुए, लेकिन जल्दी ही शांत हो गए। ईरान लगातार कोशिश कर रहा है कि वह बाकी मुस्लिम देशों को एकजुट करे और ईरान के साथ सभी आ जाएं। ऐसा होना फिलहाल मुश्किल लगता है। रॉयटर्स में सूत्रों के हवाले से खबर छपी है कि दोहा में हुई बैठक में
अरब देशों ने ईरान को आश्वासन दिया वह इस युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेंगे। ईरान ने कहा था कि अगर इस्राएली समर्थकों ने किसी भी तरह इस युद्ध में दखल देने की कोशिश की तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इस्राएल ने किसी अरब देश का नाम नहीं लिया। कतर की बैठक के बाद कतर, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और सऊदी अरब के विदेश मंत्रालयों ने रॉयटर्स को कोई बयान या प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या वाकई खाड़ी के देश अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे? यह कोई मजाक हो सकता है या इसमें गंभीरता भी है? खामेनेई के संबोधन के बाद से इलाके में तनाव और तेवर गर्म हो जाएंगे। अभी इसी का अनुमान लगाया जा रहा है कि इस्राइल क्या कदम उठाएगा। ईरान ने कह दिया जरूरत पड़ी तो दोबारा हमला होगा। उधर इस्राइल ने जरूर गजा और लेबनान में भयंकर बमबारी शुरू कर दी है, लेकिन ईरान की तरफ अपना रुख नहीं किया है। हम आज के वीडियो में लेबनान और इस्राइल के युद्ध के बारे में भी बात करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले उस पत्र के बारे में जिक्र जरूरी है जिसकी चर्चा बम और बंदूक से पहले होनी चाहिए। अमेरिका के 99 डॉक्टर, इनमें सर्जन भी हैं, नर्स भी हैं, हेल्थ वर्कर भी हैं, इन सभी ने अपने राष्ट्रपति बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को एक पत्र लिखा है। इसी दौर में जब गजा से लेकर लेबनान में लाखों लोग बमबारी में मार दिए गए, विस्थापित हो गए, नेता अपने अपने देशों में युद्ध रोकने की झूठी मार्केटिंग करते रहे, अमेरिका के नेता इस्राइल के साथ दोस्ती निभाते रहे, उसी अमेरिका से 99 डॉक्टरों ने नैतिकता की वो मिसाल पेश की है जिसकी कल्पना केवल गांधी के यहां मिल सकती है। अखबार के अखबार बमबारी और तबाही की खबरों से भरे हैं, इस्राइल की शक्ति का महिमा मंडन कर रहे हैं, मगर उन सभी को 99 डॉक्टरों का यह पत्र छोटा कर देता है। ये वो डॉक्टर हैं, हेल्थ प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने गजा में युद्ध के दौरान काम किया, वहां की तबाही अपने आंखों से देखी है, युद्ध के बीच वहां के लोगों को इलाज देने की कोशिश की और इनके साथी भी मारे गए। इन डॉक्टरों ने लिखा है गजा में पागलपन तुरंत बंद होना चाहिए। नेताओं में नैतिकता नहीं बची है लेकिन जनता में बची है। तभी जनता के बीच से यह पत्र निकला और अलग अलग देशों में जनता ने इस्राइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। पत्र लिखने वाले डॉक्टरों ने कहा है कि वे सभी धर्मों और नस्लों के लोग हैं। उन्होंने 254 सप्ताह तक गजा में वॉलंटियर के रूप में काम किया है और जो देखा है अब देखा नहीं जाता। पत्र बहुत लंबा है, एक एक शब्द पढ़ने लायक है, लेकिन हम इसका सार पेश कर रहे हैं। इसमें डॉक्टरों ने लिखा है कि गजा में तबाही जितनी समझी जा रही है उससे भी ज्यादा है। हमारे अनुसार 1.25 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं। यहाँ की आबादी का 5.5% से ज्यादा मिट गया है। गजा में तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए और इसराइल से लेकर फिलिस्तीन में सक्रिय तमाम हथियारबंद गुटों को हथियारों की सप्लाई पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारे भेजे गए बमों से हजारों की संख्या में बच्चे और महिलाएं मारे जा रहे हैं। गजा बीमार है, गजा घायल है, गजा भूखमरी का शिकार है। यहां तक कि हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं थी, मगर हम सभी का भी वजन कम हो गया। माओ के स्तन सूख गए हैं, नवजात बिना दूध के दम तोड़ रहे हैं। हमने हर दिन बच्चों को मरते देखा है। हमने गजा में कुपोषण से सूख चुकी माओ को अपने बच्चों को जहरीले पानी में दूध मिलाकर देते हुए देखा है। हम कभी यह बात नहीं भूल सकते कि दुनिया ने इन बेकसूर औरतों और बच्चों को इस तरह छोड़ दिया। हमने गजा में जो देखा है, राष्ट्रपति बाइडन और उपराष्ट्रपति हैरिस, काश आप देख पाते। हमारे ही हथियारों से बच्चे मारे जा रहे हैं। माएं हमसे गिड़गिड़ा रही थीं, काश आप उनकी चीखें सुन पाते। हम नेता नहीं हैं, हमारे पास सभी सवालों के जवाब भी नहीं हैं। हम बस डॉक्टर हैं, हेल्थ वर्कर हैं। हमने गजा में जो देखा उस पर चुप नहीं रह सकते। हर दिन हमने इस्राइल को हथियार दिया, बम दिया और उन्हीं बम से महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडन और उपराष्ट्रपति हैरिस, हम आपसे मांग करते हैं कि इस पागलपन को तुरंत रोक दीजिए। सच्चाई यह भी है कि बाइडन इस्राइल को नहीं रोक सकते, अमेरिका नहीं रोक सकता, सब इसमें शामिल हैं। सरकारों के पास बम होता है, नागरिकों के पास नैतिक बल होता है। उसी अमेरिका के 99 डॉक्टर पत्र लिखते हैं, कहते हैं अमेरिका के हथियारों से बच्चे मारे जा रहे हैं, उनसे देखा नहीं जा रहा। यह होता है किरदार। इसका गजा और अमेरिका से लेना देना नहीं, मगर विश्वगुरु भारत के कानपुर में राजीव कुमार दुबे और रश्मि दुबे एक क्लिनिक खोलते हैं। दावा करते हैं कि इस्राइल से एक मशीन लेकर आए हैं जिससे 60 साल वाले को 25 साल का बना दिया जाएगा। इस दुबे टोला ने मिलकर कानपुर वालों के 35 करोड़ रुपए ठग लिए और लोगों की मूर्खता देखिए, आराम से ठगे गए।
अमेरिका के 99 डॉक्टर इसराइल को किस नजर से देख रहे हैं? कानपुर के 2 दूबे इसराइल के नाम पर किस तरह से ठगी कर रहे हैं? बाइडन के पास नैतिक शक्ति तो नहीं है, यह सबको पता है। क्या इस पत्र के बाद बाइडन के पास सामरिक शक्ति भी है कि इसराइल को रोक दें, हथियारों की सप्लाई बंद कर दें? बाइडन के बयानों का अब कोई भी मतलब नहीं। इस वक्त यही लगता है कि इसराइल अमेरिका को हांके जा रहा है। उसने अमेरिका को गोदाम बना दिया है, जब चाहता है जितना चाहता है वहां से हथियार और बम निकाल लेता है। बाइडन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कोई बड़ा युद्ध होगा, ऐसी संभावना को रोका जा सकता है। ये वो बाइडन हैं जिनसे 1 साल में गजा में कुछ भी नहीं रुका है। उधर लेबनान में तबाही जारी है। लेबनान के लोग न जाने कितनी बार विस्थापित होते रहेंगे। वहां भयंकर तबाही है। बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ ने तुरंत युद्ध विराम की मांग की है। कहा है कि सितंबर 2024 से अभी तक 1600 लोग मारे गए, जिनमें 104 बच्चे हैं। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि पिछले 6 हफ्ते में लेबनान में 690 बच्चे घायल हुए हैं। इनके शरीर पर धातु के नुकीले शार्पनल से हुए गहरे घाव हैं और बम के धमाकों से कई बच्चों की सुनने की शक्ति चली गई है। कितने ही बच्चों को भयानक सपने आते हैं या ऐसे फ्लैशबैक्स जिनमें उन्हें बम धमाकों की छवियां दिखाई देती हैं। यूनिसेफ ने कहा है कि किसी भी बच्चे को ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहिए, फौरन रोका जाना चाहिए। 20 सितंबर से ही इसराइल लेबनान पर हमला कर रहा है। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद उसका हमला और तेज हो गया। बमबारी किए जा रहा है। लेबनान को जानने वाले सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि रात के वक्त ऐसा कोई घर नहीं जो धमाकों से नहीं कांपता हो। इसराइल भी लेबनान की तरफ से जवाबी हमले का दावा कर रहा है। ईरान को उकसाने के लिए लेबनान को निशाना बनाया जा रहा है। जब ईरान ने जवाब दे दिया, उसके बाद इसराइल और बेलगाम हो चुका है। मीडिया में यह भी खबर चल रही है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के नए चीफ को भी मार दिया, मगर किसी ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। यह भी खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री लेबनान गए हैं। मीडिया रिपोर्ट का बहुत बुरा हाल है। बहुत ध्यान से खबरें पढ़नी चाहिए। CNN लिख रहा है कि लेबनान पर इसराइल का हवाई अभियान चल रहा है। हमले को कैंपेन लिख रहा है अंग्रेजी में। आक्रमण और युद्ध या अतिक्रमण जैसे शब्द गायब कर दिए गए हैं। अगर इतनी बारीक नजर नहीं रखेंगे तो यह मीडिया आपको कानपुर के दुबे की तरह बुढ़ापे को जवानी में बदलने के नाम पर सारी संपत्ति ठग ले जाएगा आपसे। उसी से जानकारी भी लेनी है इस मीडिया से, लेकिन बहुत संभल कर। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी तक लेबनान में 1300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा विस्थापित हुए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने विश्लेषण में कहा है कि 3000 से अधिक इमारतें नेस्तानाबूद कर दी गई हैं और संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। किसी को पता नहीं तबाही की वास्तविक तस्वीर क्या है और मरने वालों की सही संख्या क्या है। बस रात होते ही लेबनान पर बमों की बारिश शुरू हो जाती है। जानकारों का कहना है कि इसराइल जिस पैमाने पर लेबनान के ऊपर बमबारी कर रहा है वह गजा पर की गई बमबारी के समान ही है। यानी यहां भी सैकड़ों हजारों टन बम गिराए जा रहे हैं। नेतन्याहू ने 1 साल पहले कहा था लेबनान की हालत गजा की तरह कर देंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि लेबनान की हालत ऐसी हो गई है कि वहां पर उनका संगठन भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंचा सकता। 3 अक्टूबर की रात लेबनान की संसद से लगे अस्पताल पर बम गिरा दिया गया, जिसमें कई स्वास्थ्य कर्मी मारे गए हैं। यह सारा पैटर्न गजा से मिलता है। वहां भी अस्पतालों को निशाना बनाया गया और लेबनान में भी यही हो रहा है। जाहिर है हथियारों की सप्लाई अमेरिका से आ रही है और उसके सहयोग से इस इलाके में बेतहाशा बमबारी हो रही है। लाखों लोगों का जीवन तबाह हो रहा है। नेतन्याहू को मनाने की अमेरिका की दिखावे की हर कोशिश अब नौटंकी भी नहीं लगती। उसकी चिंता में लेबनान में मारे जा रहे लोग हैं भी नहीं। हम सभी के लिए लेबनान और बेरूत का इलाका अनजान भी है। इसलिए इस नक्शे को एक बार देखिए। नक्शे पर लेबनान एक बेतरतीब हवाई पट्टी की तरह दिखता है। इसका एक इलाका भूमध्य सागर से लगा है, जिसके किनारे बेरूत और त्रिपोली है। बेरूत में शिया, सुन्नी, ईसाई तीनों समुदाय के लोग रहते हैं। मिली जुली रिहाइश भी है और अलग अलग बस्तियां भी। इसराइल शिया बहुल इलाकों को टारगेट कर रहा है। भूमध्य सागर के किनारे का इलाका खेती के लिए उर्वर माना जाता है, जहां अंगूर की खेती खूब होती है। यहां भी हमला हो रहा है, लेकिन फिलहाल शहरों और गांवों की घनी आबादी तक ही केंद्रित लगता है। याद रखना चाहिए कि गजा को तबाह करते वक्त इसराइल ने वहां की कृषि अर्थव्यवस्था की जान जैतून के पेड़ों को नहीं छोड़ा। लाखों जैतून के पेड़ों को तबाह कर दिया। लेबनान में शिया बेरूत के दक्षिणी हिस्सों के अलावा वक्का वैली और दक्षिणी लेबनान में रहते हैं। लेबनान का दक्षिणी इलाका भी समंदर से लगा हुआ है। यहीं पर है संयुक्त राष्ट्र का बनाया हुआ बफर जोन, जहां किसी की सेना नहीं। इसे दक्षिणी उत्तरी लेबनान का इलाका कहते हैं।
यहाँ कभी 34 दिनों तक लंबा युद्ध चला था। आपको इसके बगल में गोलन हाइट्स दिख रहा है, सीरिया इस पर अपना अधिकार जताता है, संयुक्त राष्ट्र भी यही मानता है। लेकिन 2019 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया कि यह इलाका इसराइल का है। तब इसराइल में चुनाव होने वाले थे और नेतन्याहू ने इसे अपनी कामयाबी के रूप में भुना लिया। इस समय इसराइल दक्षिण बेरूत के शहरी इलाकों के साथ साथ बक्का वैली के गांव पर भी हमला कर रहा है। इस इलाके में एक नदी है लितानी, यहां इस समय हिजबुल्लाह की मौजूदगी का इसराइल विरोध कर रहा है। बार बार कहता है हिजबुल्लाह लितानी से हट जाए, उत्तर की ओर चला जाए, क्योंकि यह ऊंचाई का इलाका है जहां से हिजबुल्लाह के लिए इसराइल पर हमला करने में बढ़त मिल जाती है। संयुक्त राष्ट्र की परवाह करते हुए हिजबुल्लाह इस इलाके से अभी तक दूर था, लेकिन गजा पर हमले के बाद यहां से इसराइल पर निशाना साधने लगा। इस नक्शे से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जिस जमीन पर लड़ाई हो रही है उसके इलाके कैसे हैं। बेरूत के अलावा बेक्का घाटी में भारी तबाही मचाई गई है। पिछले 4 दिनों से इजरायली ग्राउंड आर्मी, स्पेशली गोलानी ब्रिगेड और उसके अंदर उसके साथ और जो कुछ रिजर्व्स हैं, वो ग्राउंड इन्वेजन की कोशिश सदर्न लेबनान में कर रहे हैं। यानी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि सदर्न लेबनान के जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं इसराइल के साथ, उसमें एंटर करके वहाँ जो हिजबुल्लाह के फाइटर हैं या उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाया जाए और हिजबुल्लाह के फाइटर्स को पुश किया जाए फर्दर नॉर्थ की तरफ। हालांकि वो ग्राउंड इन्वेजन में चूंकि अनलाइक एयर पावर, यहाँ पैरिटी थोड़ी ज़्यादा है एयर पावर में, तो कंप्लीट सुप्रीमेसी है इसराइल की। यहाँ चूंकि पैरिटी रिलेटिवली ज़्यादा है तो वो फोरे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है 4 दिनों से। इस कारण से और हमले बेरूत पे हो रहे हैं और लीडर्स को मारने की कोशिश हो रही है। लेकिन ग्राउंड पे एक जिसको कहते हैं पुश, वो अभी सक्सेसफुल नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी इनके जो एलीट बटालियंस हैं उनके काफ़ी फाइटर्स परसों भी मारे गए हैं और कल भी बड़ी तादाद में मारे गए हैं। आइडिया ये है नेतन्याहू का कि इनको अगर पीछे हम पुश कर देते हैं और वहाँ एक हाई ग्राउंड का इलाका है जिसके ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, तो अगर उस पर कब्जा हो जाए इसराइल का तो वो पूरे एरिया पे यानी एक फायर डोमिनेंस की कोशिश कर सकता है और उसके बाद उसको यूज़ कर सकता है नेगोशिएशन के लिए। हिजबुल्लाह भी चूँकि उसकी ये कोशिश है कि इनको ट्रैप करे, यानी इनको जितना अंदर आ सकते हैं आने दे और उसके बाद कोशिश करे कि पहले तो जो उनके सैनिक इकट्ठे हो रहे हैं, यानी जो मेटुला सेटलमेंट है इसराइल के अंदर में, वहाँ जो सैनिक जब इकट्ठे होते हैं अटैक करने के लिए तो उसको वो टारगेट करता है और फिर जब अटैक की कोशिश होती है तो फिर वहाँ जाके उसको रोकने की कोशिश करता है। तो ये टू एंड फ्रो 3-4 दिनों से चल रहा है अभी फिलहाल सदर्न लेबनान के आसपास जो बॉर्डर है इसराइल का वहाँ पे। तो मिलिटरीली अभी वहाँ पे ये स्थिति है, दोनों तरफ की फोर्सेस फाइट कर रही हैं ग्राउंड पे। लार्ज स्केल फोरे अभी तक हुआ नहीं है, स्पेशल फोर्सेस ज़्यादा लड़ रही हैं दोनों के तरफ से। 1-2 टैंक्स जो अंदर आए हैं उनको या तो मार दिया गया है या वो लेके उसको वापस जाना पड़ा है। तो इजरायली जो अटैक है वो क्लोज एयर सपोर्ट के साथ होता है, जाहिर है उसमें गनशिप्स होते हैं और ड्रोन्स होते हैं, तमाम चीज़ों के साथ वो अटैक किया जाता है। वो ये सारी जो चीज़ें हिजबुल्लाह के पास नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स उनके जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो भी वेल ट्रेंड हैं। तो ये फाइट अभी 3-4 दिनों से वहाँ पे चल रही है। जो फील्ड का कमांड है वो इंटैक्ट है, बड़े लीडर्स जो मारे गए हैं उसका इम्पैक्ट एटलीस्ट फील्ड पे अभी नहीं दिख रहा है। जमीन पर इजराइल कुछ नहीं कर पाता तो आसमान में जाकर झुंझलाता है और बम गिराता है। जमीनी युद्ध अभी भी सीमित स्तर पर है, लेकिन हवाई हमला व्यापक हो चुका है और भयावह भी। यह सब इसलिए भी जानना चाहिए कि आज आप किसी भी देश के हुक्मरान पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। कहीं की भी आम आवाम घास फूस की तरह जंग में झोंक दी जा रही है, इसलिए जानिए, सतर्क रहिए। केवल फोटो में हाथ मिलाते नेताओं को देखकर सीना मत तानिए। इस तरह के फोटो का अगर शौक है तो किराए पर खुद ही सूट लेकर पहन लीजिए, हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचवा लीजिए। लेकिन जानिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। यही सब दूसरी जगहों पर भी अमल में लाया जाता है। आज का दौर मीडिया का है, लेकिन लेबनान को लेकर कितनी कम खबरें हैं। तबाही की सही और पूरी तस्वीर कहीं नहीं मिलती। इसराइल ने दावा किया है कि बेरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया और संचार विभाग को नेस्तानाबूद कर दिया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया, लेकिन गजा और लेबनान की तरफ बमबारी तेज कर दी। गजा में युद्ध विराम की कोशिशें तो कब की लापता हो चुकी हैं, अब लेबनान में क्या ही कोई उम्मीद करे। सारी गतिविधियां ईरान को लेकर हो रही हैं। लेबनान में शांति हो, हमला रुके, इसकी बेचैनी कम दिखाई देती। द कन्वर्सेशन एक पत्रिका है जिसमें लाइडन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर वेनेसा न्यूबी ने इसराइल और लेबनान के हमले पर एक लंबा लेख लिखा है, पूरा इतिहास बताया है।
बताती हैं कि इसराइल लेबनान में 6 बार हमला कर चुका है, लेकिन कब्जा जमाने की उसकी कोशिशें कभी सफल नहीं हुई। न्यूबी लिखती हैं कि 1978 में दक्षिण लेबनान की बिगड़ती स्थिति को काबू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक शांति सेना बनाई, यूनिफिल। इस शांति सेना का काम ही था लिटानी नदी के दक्षिण से इसराइली सेना पीछे हटे और लेबनान की सरकार की सहायता कर शांति कायम हो। 1978 में इसराइली सेना ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिया और उसके बाद यूनिफिल की टुकड़ियां दक्षिणी लेबनान में आ गई। इस समझौते के अनुसार इसराइल को यह इलाका यूनिफिल के हवाले करना था, लेकिन आईडीएफ मुकर गया। पूरा क्षेत्र खाली करने की जगह एक जोन ऑफ सिक्योरिटी बनाया गया और जिसकी देखरेख उन्होंने साउथ लेबनान आर्मी नाम के एक स्थानीय गुट को सौंप दी। इस तरह से अलग अलग तरह की सेना की मौजूदगी में दक्षिणी लेबनान में तनावपूर्ण माहौल पनपता रहा। 1982 में इसराइल ने यूनिफिल से नाखुश होकर लेबनान पर हमला कर दिया और उसकी सेना बेरूत तक पहुंच गई। एक साल बाद लेबनानी गुरिल्ला हमलों ने इसराइल को अवाली नदी के दक्षिण में खदेड़ दिया। 1984 में हिजबुल्लाह का जन्म होता है, 1990 में तैफ समझौता होता है और 1975 से चल रहा गृह युद्ध समाप्त होता है। गृह युद्ध के कारण कमजोर हो चुकी लेबनान आर्म्ड फोर्सेज फिर से संभलने लग जाती है, लेकिन लेबनान की सरकार इतनी मजबूत नहीं थी कि दक्षिणी लेबनान पर अधिकार कायम कर सके। तो 1990 से 2000 के बीच इसराइली सेना लिटानी नदी के दक्षिण से हिजबुल्लाह को खदेड़ने के लिए दो बार हमला करती है। हिजबुल्लाह के गुरुल्लों ने दोनों बार इसराइल की कोशिश को नाकाम कर दिया। इसराइल को जान माल का भारी नुकसान हुआ। साल 2000 के मई में इसराइली डिफेंस फोर्स दक्षिण लेबनान से पूरी तरह पीछे हट गई। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों के बीच एक नई सीमा रेखा बना दी, जिसे ब्लू लाइन कहते हैं। इसे हिजबुल्लाह की बड़ी कामयाबी मानी गई। हिजबुल्लाह कहने लगा उसने दक्षिणी लेबनान को आजाद कराया है, मगर इसके बाद भी शांति स्थायी रूप से कायम नहीं हुई। 2000 में आईडीएफ के पीछे हटने के बाद हिजबुल्लाह लेबनान की वास्तविक राजनीतिक सैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गया। छोटे मोटे हमले और लड़ाइयां जारी रहीं। 2006 में 34 दिनों का यहां भयंकर युद्ध हुआ। तो इस तरह से यह इलाका अशांत रहा, कमजोर हमेशा रहा और गरीबी भी हमेशा रही। शायद इसराइल को लगा कि कमजोर की जमीन हथिया लेते हैं, लेकिन आज तक हथिया नहीं सका। यहां लड़ने वालों की स्थिति समझिए, किस हालात में अपनी जमीन की रक्षा करते होंगे। इलाके के बचाने और कब्जा जमाने की निरंतर लड़ाई ने सेना के चरित्र को बदल दिया और तरह तरह के सैनिक और छापामार संगठन बनने लगे। 2006 में भी इसराइल ने लेबनान के इलाकों और इमारतों को तबाह किया था। लाखों लोग तब भी विस्थापित हुए थे। लेबनान और इसराइल में कोई कूटनीतिक संबंध नहीं है, इसलिए सारी बातचीत आईडीएफ और एलएएफ लेबनीज आर्म्ड फोर्स के बीच यूनिफिल के माध्यम से होती है। लेबनान के साथ कोई खड़ा नजर नहीं आता, ईरान के अलावा। ईरान से निकली इस तस्वीर पर प्रतिक्रियाओं का इंतजार है। कुछ दिनों में ही साफ होगा कि इसके जवाब में युद्ध भयंकर होगा या शांति रहेगी। लखनऊ में भी शिया धर्मगुरु ने ऐसी ही तकरीर दी। आसिफी मस्जिद के मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि भारत का मीडिया हिजबुल्लाह को आतंकी कहता है, जबकि हिजबुल्लाह ने आईसिस और दाएश जैसे आतंकी संगठनों से जंग की है। खामेनेई के संबोधन का विश्लेषण लंबे समय तक चलेगा। सवाल है कि क्या खामेनेई की यह तकरीर मुस्लिम देशों को शिया और सुन्नी के खांचे से अलग कर पाएगी? इसराइल से लड़ने के लिए एकजुट हो पाएंगे? धार्मिक भावुकता अलग होती है, लेकिन कूटनीतिक रिश्तों की जाल में फंसी दुनिया में ऐसा होना फिलहाल मुमकिन नहीं लगता। एक साल से गजा पर जिस तरह से हमला है, जिसका ब्यौरा अमेरिका के 99 डॉक्टरों ने अपने राष्ट्रपति को दिया है, क्या उसकी जानकारी कतर से लेकर सऊदी अरब को नहीं है? इसी आईने में देखिए तो पता चल जाएगा कि खामेनेई की अपील के बाद अरब देशों पर क्या असर होगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।